तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सदन सी के ऊपर एक ऐसी भयानक और रहस्यमयी स्थिति बन चुकी थी जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। टैबू सी का सुनहरा पानी पूरी तरह से काले रंग में बदल चुका था और एक ऐसी शांति छा गई थी जो किसी आने वाले बड़े तूफान का इशारा दे रही थी। वहां अचानक से एक बेहद डरावनी ईवल कॉप्स की एंट्री होती है जिसकी दो चमकती हुई आंखें उस एब्सोल्यूट डार्कनेस में किसी मौत के फरिश्ते जैसी लग रही थी। बड़े बड़े और ताकतवर हाफ स्टेप एंसेस्टर्स तक की हालत खराब हो चुकी थी और उनके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक कदम भी आगे बढ़ाए या कोई अटैक करे। उस अनजान और खौफनाक माहौल में आगे क्या होने वाला है किसी को अंदाजा नहीं था। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस मौत के समंदर ने आगे क्या बवाल मचने वाला है इस नए एपिसोड में। इस नए एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरे सदन सी को एक अनंत घने अंधेरे ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो टैबू सी जो कभी अपने सुनहरे और शानदार रूप के लिए जाना जाता था, अब बिल्कुल स्याही जैसा काला पड़ चुका था। इस घोर अंधकार के बीच अगर कुछ सबसे ज्यादा खौफ पैदा कर रहा था तो वो थी उस ईवल कॉप्स की दो भयंकर आंखें। उन आंखों से निकलने वाली रोशनी इतनी अजीब और चुभने वाली थी कि एब्सोल्यूट डार्कनेस में भी वो सीधा दिल में डर बिठा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें बस मौत का ही दूसरा नाम हो। वहां मौजूद हर एक शख्स उस मंजर को देखकर अपनी सांसें रोके हुए था, क्योंकि उस अंधेरे में छिपी हुई ताकत का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। ये एक ऐसा सिनेमैटिक सीन था दोस्तों, जहां विजुअल इतना डार्क था कि स्क्रीन पर बस वो दो ईवल आंखें ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। वहां खड़े जितने भी सुप्रीम और ताकतवर हाफ स्टेप एंसेस्टर्स थे, उन सब की हालत पतली हो चुकी थी। वो सब अपनी जगह पर बिल्कुल पत्थर की तरह जम गए थे, जैसे किसी ने उनकी रूह को लॉक कर दिया हो। किसी एक में भी इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो बिना सोचे समझे कोई भी ब्लाइंडली एक्शन ले सके। ये डर सिर्फ फिजिकल नहीं था, बल्कि एक ऐसी साइलेंट प्रेशर थी जो उनकी हड्डियों तक में उतर चुकी थी। माहौल इतना ज्यादा सफोकेटिंग और टेरिफाइंग हो गया था कि उन अजीम और पावरफुल बीइंग्स को भी पहली बार अपनी मौत इतनी करीब नजर आ रही थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो लोग पूरी दुनिया पर राज करते हैं, वो इस वक्त एक जिंदा लाश की तरह डर से कांप रहे थे। उनका ऑरा और उनका घमंड उस ईवल कॉर्प्स की एक झलक के आगे बिल्कुल पानी पानी हो गया था। और तभी जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, अचानक से एक बेहद शानदार और दिल को चीर देने वाली ड्रैगन रोर पूरी दुनिया में गूंज उठती है। दोस्तों, ये आवाज ऐसी थी जैसे किसी तपते हुए रेगिस्तान में अचानक से कोई ठंडी और मीठी पानी की धार फूट पड़ी हो, या फिर बंजर गोबी डेजर्ट में किसी ने हरे भरे मैदान खिले हुए देख लिए हो। उस मौत जैसी खामोशी को इस दहाड़ ने एक ही झटके में पूरी तरह से तोड़ दिया था। उस आवाज में इतनी प्योरिटी और पावर थी कि वहां मौजूद हर एक शख्स के दिल में फिर से उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सच्चे देवता ने आकर उन्हें उस अंधेरे और मौत के चक्रव्यूह से बाहर निकालने का रास्ता दिखा दिया हो। ये क्लियर और मजेस्टिक ड्रैगन रोर कहीं और से नहीं, बल्कि उसी काले पड़ चुके टैबू सी की सबसे गहरी और रहस्यमयी जगह से आ रही थी। अचानक वहां एक बेहद ब्राइट और डैज़लिंग रोशनी फूट पड़ती है। वो मल्टी कलर्ड सतरंगी रोशनी इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि उसने आसमान को चीरते हुए उस इटर्नल अंधेरे के दो टुकड़े कर दिए, और फिर पलक झपकते ही हवाओं को चीरते और लहरों को तोड़ते हुए एक पहाड़ जितनी विशाल एंसेस्ट्रल ड्रैगन शिप वहां आकर खड़ी हो जाती है। पानी का शोर और वो सतरंगी रोशनी मिलकर एक ऐसा ग्रैंड सीन क्रिएट कर रहे थे जो आंखों को चौंधिया दे। अब उस विशाल समंदर के दो हिस्से हो चुके थे, एक तरफ मौत जैसा घना अंधेरा और दूसरी तरफ एंसेस्ट्रल ड्रैगन शिप की चमचमाती और डैज़लिंग रोशनी। इन दो कंप्लीटली ऑपोजिट माहौल ने उस जगह को एक एपिक बैटलफील्ड में बदल दिया था। एंसेस्ट्रल ड्रैगन शिप की उस शानदार रोशनी की वजह से अब उस एब्सोल्यूट डार्कनेस में छिपे उस ईवल कॉप्स का सिलुएट थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा था। उसका रूप बेहद डरावना था, सिर्फ हड्डियां और उन पर चिपी हुई सूखी चमड़ी। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, एकदम डल और डेड एक्सप्रेशन। और उसकी आंखों की वो टेरिफाइंग रोशनी शुरू से लेकर अब तक एक बार भी नहीं झपकी थी, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा क्रीपी लग रहा था। तभी वहां का काला धुआं और तेजी से घूमने लगता है। वो लकड़ी जैसा दिखने वाला ईवल कॉप्स अचानक अपने सूखे हाथ आगे बढ़ाता है और उस भयंकर अंधेरे में अपने हाथों को धीरे धीरे एक अजीब और रहस्यमयी ट्रेजेक्ट्री में मूव करने लगता है,
उसकी मूव्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड थे कि बड़ी से बड़ा हाफ स्टेप एंसेस्टर भी अपना दिमाग लगाकर उन्हें समझ नहीं पा रहा था। बिना किसी आवाज, बिना किसी शोर के वो घना अंधेरा वॉइड अचानक से बीच में से फट जाता है और उसमें से अनगिनत डायमेंशनल स्पेसेस अपीयर होने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरे यूनिवर्स के अलग अलग प्लेन्स और डायमेंशंस को वहां कनेक्ट कर दिया हो। हालांकि वो इविल कॉर्प्स अभी भी बिल्कुल खामोश था, पर वहां मौजूद हर एक शख्स के दिल में अब चिल मच चुकी थी। हाफ स्टेप एंसेस्टर्स की तो सांसें अटक गई थी और उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उस इविल एंटिटी ने साइलेंटली एक ऐसी अनंत और रहस्यमयी स्पेस को कनेक्ट कर लिया था जिसकी ताकत का कोई हिसाब नहीं था। अगर वो इविल कॉर्प्स उस वक्त गुस्से में आकर अपने हाथ एक साथ बजा देता तो दोस्तों वो पूरी जगह तुरंत ही कोलैप्स हो जाती और सब कुछ वहीं दफन हो जाता। ऐसे बाउंडलेस स्पेस की ताकत से बचना किसी भी हाफ स्टेप एंसेस्टर की बस की बात नहीं थी। इस डर के बीच वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन शिप भी बिल्कुल शांत हो गई ताकि उसकी किसी हरकत से वो इविल कॉर्प्स प्रोवोक ना हो जाए और पूरी दुनिया को तबाह ना कर दे। लेकिन तभी एक बेहद मैजेस्टिक और भयानक ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है। एक पूरा का पूरा डार्क वर्ल्ड उनके सामने खुल चुका था। उसके अंदर से जो एनर्जी फ्लक्चुएशंस और वाइब्रेशंस बाहर निकल रही थी वो बाकी सभी मिस्टीरियस स्पेसेस से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर थी। कोई भी अनारी इंसान भी उस माहौल को देखकर गेस कर सकता था कि ये कोई छोटा मोटा डायमेंशनल स्पेस नहीं बल्कि एक रियल और फिजिकल वर्ल्ड है। शाओ चेन जो अब तक ये सब देख रहा था उसे तुरंत एक जानी पहचानी फीलिंग आती है। उसने महसूस किया कि ये ऑरा कोई और नहीं बल्कि वर्ल्ड ऑफ डेथ का ऑरा है। उसी वक्त वहां एक स्पेशल गेट बनता है और एक बेहद विशाल फ्रंटल बोन हवा में लटकता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, ये वही पैसेजवे था जो वर्ल्ड ऑफ डेथ को वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल से कनेक्ट करता था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इविल कॉर्प्स इतना ज्यादा टेरिफाइंग और पावरफुल होगा कि वो अपनी एब्सोल्यूट पावर का यूज करके इस मौत के दरवाजे को फोर्स से खोल देगा। और फिर एक तेज रोशनी की चमक के साथ ही फुश, वो इविल कॉर्प्स अपनी जगह से गायब हो जाता है और पलक झपकते ही उस मिस्टीरियस फ्रंटल बोन वाले दरवाजे के अंदर अपीयर हो जाता है। इसके तुरंत बाद समुंदर में से एंडलेस बेलफुल ची आसमान की तरफ उठती है और वो जाइगैंटिक सॉवरेन किंग शिप भी हवा में छलांग लगा देती है। एक काले रंग की रोशनी चमकती है। सॉवरेन किंग शिप तेजी से छोटी होती है और सीधा उस वर्ल्ड ऑफ डेथ के अंदर रश कर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो फ्रंटल बोन जो स्पेशल गेट बनी हुई थी वो उस सॉवरेन किंगशिप के साथ मर्ज होकर एक पूरी कंप्लीट स्कल बन गई हो। धीरे धीरे वो काला धुआं जो पूरे समुंदर पर छाया हुआ था वो छटने लगता है। रोशनी वापस आने लगती है और फाइनली पूरी दुनिया अपने पुराने ब्राइट रूप में लौट आती है। सॉवरेन किंगशिप और वो डरावना इविल कॉर्प्स दोनों ही वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स के फॉरबिडन ओशन से पूरी तरह से गायब हो चुके थे। शाओ चेन ये सब देखकर अंदर तक हिल गया था। उस शख्स ने अपनी खुद की ताकत के बल पर एक एंडलेस मिस्टीरियस स्पेस खोलकर डेथ वॉल तक का रास्ता बना लिया था। इविल कॉर्प्स की ताकत किसी की भी इमेजिनेशन से बाहर थी। शाओ चेन सोचने लगता है कि इसका मतलब पक्का ये इविल कॉर्प्स डेथ वर्ल्ड से ही बिलोंग करता है। हो ना हो इसका कनेक्शन उस ऐसी एंशिएंट और सुप्रीम एग्जिस्टेंस से है जो सॉवरेन किंग रेल्म से भी ऊपर की पावर रखती है, या शायद वो खुद ही वो सुप्रीम एग्जिस्टेंस हो। अभी शाओ चेन इन ख्यालों में खोया ही था कि एक और पावरफुल ड्रैगन रोर उसे वापस रियलिटी में खींच लाती है। वो शानदार एंसेस्टर ड्रैगन शिप वहां से अचानक गायब होने के बजाय हवाओं और लहरों का सीना चीरते हुए सीधा शाओ चेन की तरफ आने लगती है। उसी वक्त शाओ चेन की बॉडी में से चमकती हुई स्पेक्स ऑफ ब्रिलियंस फूटने लगती हैं। उसके अंदर मौजूद रेनबो कलर्ड सेक्रेट ट्री इतना ज्यादा ग्लो करने लगता है कि शाओ चेन की पूरी स्टोन स्टैचू वाली बॉडी क्रिस्टल की तरह स्पार्कलिंग और ट्रांसलूसेंट दिखने लगती है। जैसे ही वो शिप पास आती है, शाओ चेन इनवॉलंटरीली उस एंसेस्ट्रल ड्रैगन शिप पर फ्लाई करके चढ़ जाता है। उसके अंदर का रेनबो कलर्ड सेक्रेट ट्री और इस डिवाइन शिप के बीच जैसे एक बेहद गहरा और मिस्टीरियस कनेक्शन बन चुका था। शाओ चेन को एक अजीब सा ट्रांस फील होता है, जैसे अब वो खुद इस मैसिव और लेजेंडरी डिवाइन शिप को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हो।
और भाई जैसे ही शाओ चेन को इस पावर का एहसास होता है, उसका एक्शन मोड ऑन हो जाता है। वो अपना हाथ उठाता है और सीधा उस घमंडी असुरा हाफ एंसेस्टर की तरफ पॉइंट करता है। तुरंत ही वो मैसिव एंसेस्ट्रल ड्रैगन शिप एक बेहद विशाल रोशनी की बीम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और हवा में आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ती है। और फिर सुनाई देती है एक जोर की आवाज, बैंग। दोस्तों, असुरा हाफ एंसेस्टर जो अपने आप को 30 मार खान समझता था, वो पल भर में ही हवा में फुटबॉल की तरह उड़ता हुआ नजर आता है। उसे डॉज करने तक का वक्त नहीं मिला था। आसमान में उसकी हड्डियां टूटने की कच-कच आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उस भयंकर कोलिजन से असुरा हाफ एंसेस्टर का सीना वहीं पर धंस जाता है। उसके मुंह से खून का एक बड़ा सा फव्वारा निकलता है और वो करीब 10 मील दूर जाकर गिरता है। ये सीन देखकर वहां खड़े बाकी सभी लोगों की रूह कांप जाती है। लेकिन शाओ चैन कहां रुकने वाला था? बैंग! एक और जोरदार धमाका होता है। एंसेस्ट्रल ड्रैगन शिप अपनी टेल को हवा में स्विंग करती है और एक शार्प टर्न लेती है। यह शिप आसमान में सभी दिशाओं में ऐसी तबाही मचाती है कि उसके रास्ते में आने वाले एंजल सेक्रेड डीएटी और स्केलेटन सॉवरेन किंग को भी भारी टक्कर लगती है। वो दोनों भी पत्तों की तरह हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरते हैं और उन्हें भयंकर हेवी इंजरीज आती हैं। ये अनजान घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। अभी थोड़ी देर पहले ही तो सब उस ईवल कॉप्स के खौफ से सदमे में थे और अब पलक झपकते ही सीन पलट गया था। शाओ चैन उस लेजेंडरी एंसेस्ट्रल ड्रैगन शिप पर चौड़ में खड़ा था और अकेले ही 3 पावरफुल हाफ एंसेस्टर्स को धूल चटा रहा था। तभी शाओ चैन के कानों में बियॉन्ड हेवन की आवाज आती है, बी केयरफुल। एक फिगर तेजी से स्पेस को चीरते हुए एंसेस्ट्रल ड्रैगन शिप पर अपीयर होता है, जिसका टारगेट सीधा शाओ चैन पर अटैक करना था। पर तभी ची 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 27 तलवारें आसमान को चीरते हुए प्रकट होती हैं। उनकी रेडियंस इतनी ज्यादा तेज थी कि उन्होंने उस अटैक करने वाले दुश्मन की बॉडी में ऑन द स्पॉट दर्जनों ब्लडी होल्स कर दिए और उसे बुरी तरह से उड़ाते हुए दूर फेंक दिया। जब सब गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि यक्षा हाफ एंसेस्टर था। ये कायर शुरू से ही अंधेरे में छिपकर मौके का इंतजार कर रहा था और इसने सोचा कि पीछे से स्नीक अटैक करके शाओ चैन को निपटा देगा। पर किस्मत तो देखो, उसे रत्ती भर भी सक्सेस नहीं मिली और उल्टी अपनी ही बॉडी को छलनी करवा बैठा। दूर आसमान में वो चारों धूर्त असुरा हाफ एंसेस्टर, स्केलेटन सॉवरेन किंग, यक्षा हाफ एंसेस्टर और एंजल सेक्रेड डेटी एक साथ गैदर होते हैं। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ ऐसा अनएक्सपेक्टेड कल्याण हो जाएगा। भला 4 पावरफुल हाफ एंसेस्टर्स की इतनी दर्दनाक और बेइज्जती वाली हालत कैसे हो सकती है? वो चारों एक ही साथ दुनिया से गायब होते हैं और फिर उनकी कंबाइंड विल एक भयंकर फोर्स बनकर एंसेस्ट्रल ड्रैगन शिप को क्रश करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। तभी एक अर्थ शैटरिंग बूम होता है। एंसेस्ट्रल ड्रैगन शिप में से ऐसी ब्लाइंडिंग रेडियंस और ड्रैगन रोर्स फूट पड़ती हैं जो पूरे स्काई को तोड़ने लगती हैं। कई सारी एंसेस्ट्रल ड्रैगन की इमेजेस बाहर निकलकर उन चारों की बैंड बजा देती हैं। एक ही सेकंड में उन चारों हाफ एंसेस्टर्स को हवा में दूर फेंक दिया जाता है और उनकी ऐसी ठुकाई होती है कि बेचारे तरस खाने लायक लग रहे थे। इसी दौरान एंसेस्ट्रल ड्रैगन शिप को जैसे किसी चीज का एहसास होता है। वो एक आखिरी दिल दहला देने वाली ड्रैगन रोर करती है और तेजी से आसमान की तरफ सोर कर जाती है, जबकि शाओ चैन को वहीं हवा में छोड़ देती है। 7 रंगों वाली रोशनी का एक निशान आसमान में बनता है और पलक झपकते ही वो मजेस्टिक शिप वहां से गायब हो जाती है। वो ऐसे ही उड़ चुकी थी, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हुआ। बस थोड़ी ही देर में पहले सॉवरेन किंग शिप और अब एंसेस्ट्रल ड्रैगन शिप दोनों ही इस टैबू ओशन को छोड़कर जा चुके थे। वहां खड़े डीटीज शोर मचाने लगते हैं। वो तारों में चली गई, एंसेस्ट्रल ड्रैगन शिप आसमान में चली गई। उन डीटीज को अचानक पुरानी बातें याद आती हैं, कैसे सदियों पहले ग्रेट एम्परर शुआन युआन और पिछले एंसेस्ट्रल ड्रैगन ने इन्हीं हाफ एंसेस्टर्स को मारते हुए आसमान में धकेल दिया था और वहां से वो कभी वापस नहीं लौटे। क्या सच में इस एंसेस्ट्रल ड्रैगन शिप ने ऐसी ही कोई वार्निंग सेंस कर ली थी? ये सब देखकर आउटसाइड ऑफ हेवन अपनी आवाज में कहता है, ये आखिरी फाइट है, चाहे कोई जीते या हारे, अब इस बैटल को यहीं खत्म करते हैं। असल में वो जानता था कि इन हाफ एंसेस्टर्स का घमंड चूर चूर हो चुका है और वो रिट्रीट करना चाहते हैं, बस इज्जत बचाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। असुरा, यक्षा, स्केलेटन और एंजेलिक डेटी सब इस पर तुरंत नोट करते हैं और हामी भर देते हैं।
तभी आसमान काला हो जाता है और सभी हाफ एंसेस्टर्स एक अलग डायमेंशनल स्पेस में चले जाते हैं ताकि पब्लिक डेटीज उन्हें फाइट करते ना देख सकें। पर वहां से जो आवाजें आती हैं वो किसी सुपरहिट कॉमेडी शो से कम नहीं थी। बैंग, वॉइड फटता है और सबसे पहले यक्षा हाफ एंसेस्टर बाहर गिरता है। बुरा हाल, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर सूजन। उसकी बॉडी पर कई होल थे और खून बह रहा था। और तभी वहां एंट्री होती है हमारे लॉर्ड जी यानी स्लॉपी बुद्धा की। वो क्रॉस लेग्ड बैठकर शांति से कहते हैं, अमिताभा, माय बुद्धा इज मर्सीफुल, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, पिग। और दोस्तों, ग्रेट प्रोफेसी डिवाइन पावर के असर से यक्षा हाफ एंसेस्टर का चेहरा तुरंत सूजकर एक असली सुअर के मुंह में बदल जाता है। ये सीन देखकर डीटीज बिल्कुल सुन पड़ जाते हैं। कहां वो सुप्रीम हाफ एंसेस्टर और कहां ये सुअर जैसी शक्ल। कोई जोर से हंस तो नहीं रहा था, पर सब अपने अंदर ही अंदर पेट पकड़कर हंस रहे थे। तभी बैंग, असुरा हाफ एंसेस्टर बाहर गिरता है। उसकी तो कमर ही टूट चुकी थी। लॉर्ड जी फिर से बिना टाइम वेस्ट किए चिल्लाते हैं, पिग। और लो भाई, असुरा हाफ एंसेस्टर की भी शक्ल पिग वाली हो गई। गुस्से में वो पागल होकर चिल्लाता है और शर्म के मारे ब्लड असुरा वर्ल्ड में भाग जाता है। इसके बाद बारी थी स्केलेटन सॉवरेन और एंजेलिक सेंट गॉड की, जो पहले से ही बुरी तरह पिटे हुए थे। लॉर्ड जी चिल्लाते हैं, पिग हेड और ट्रांसवेस्टाइट, और लाइट चमकती है। उन दोनों का भी वही हाल होता है। सबकी सॉलिड बेइज्जती हो चुकी थी। यक्षा हाफ एंसेस्टर गुस्से में फटते हुए अटैक करने जाता है, पर लॉर्ड जी आराम से कहते हैं, गुड बाय एवरीवन, और फ्लैश ऑफ लाइट के साथ डेथ वर्ल्ड वापस गायब हो जाते हैं। ये चारों बेइज्जती का शिकार होकर बिना तलवारें लिए वहां से मुंह छुपाकर भागते हैं, और इस तरह इस भयंकर बैटल का मजाकिया एंड होता है। फाइट के बाद जब शांति होती है तो शाओ चेन को उसकी हेल्प करने वाले दो मिस्टीरियस हाफ एंसेस्टर्स की असली शक्ल दिखती है। एक थे वॉर ड्रैगन किंग और दूसरे थे फीनिक्स रेस के क्लैन हेड। वो दोनों भी चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। शाओ चेन की पूरी दुनिया में धाक जम चुकी थी। 27 वॉर स्वॉर्ड्स को अकेले कंट्रोल करके इतने सारे हाफ एंसेस्टर्स की हालत खराब कर देना, अब उसका नाम 9 प्रोविंसेस में धूम मचा रहा था। बड़े बड़े घमंडी लोग भी अब उसकी आहट से कांपने लगे थे। जब आउटसाइड हेवन ने उससे आगे का प्लान पूछा तो शाओ चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं डेथ वर्ल्ड जा रहा हूं थोड़े टाइम लाई लो करने के लिए। क्या आप लोग भी वहां का बवाल देखना चाहेंगे? और इसके साथ ही दोस्तों, शाओ चेन बिल्कुल गायब हो जाता है। साल बीतते जाते हैं, वक्त निकलता जाता है, और धीरे धीरे शाओ चेन का ये सफर एक सदियों पुराने लेजेंड में बदल जाता है। क्या आगे और भी राज खुलेंगे? ये सब जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम आगे देखते हैं। पिछले एपिसोड के उस एपिक और लेजेंडरी बैटल के बाद, जहां शाओ चेन ने उन हाफ एंसेस्टर्स की बुरी तरह से धुलाई की थी, पूरे संसार में उसका नाम एक लेजेंड बन चुका था। लेकिन शाओ चेन के दिमाग में अभी भी डेथ वर्ल्ड का रहस्य घूम रहा था। वहीं दूसरी तरफ क्राइसिस, जो अपनी अजीब हरकतों के लिए जाना जाता था, उसने 9 प्रोविंसेस छोड़ने से पहले आसमान की तरफ देखकर एक बड़ा ही फिल्मी डायलॉग मारा, ब्यूटीफुल ब्यूटीज गुड बाय, मैं क्राइसिस वापस आऊंगा। उसकी आवाज देर तक हवाओं में गूंजती रही। असल में शाओ चेन इस मुसीबत को अपने साथ डेथ वर्ल्ड नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन यह बंदा इतना पीछे पड़ा, इतनी कस्में खाई कि आखिरकार शाओ चेन को इसकी बात माननी ही पड़ी और उसे अपने साथ डिवाइन विलेज ले आया। डिवाइन विलेज पहुंचते ही क्राइसिस की असली रंगत सामने आ गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती थी, खूबसूरती। इस बंदे ने जानबूझकर अपना एक छोटा सा स्टूल उठाया और विलेज के बिल्कुल बीचों बीच एक परफेक्ट वैंटेज पॉइंट पर अपना डेरा डाल लिया। वहां बैठकर ये आते जाते विलेज की खूबसूरत लड़कियों को घूर रहा था और सीटियां बजा रहा था। लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि उसका जो परफेक्ट स्पॉट था, वहां पहले से ही किसी और ने कब्जा कर रखा है। वहां एक येलो डायमंड स्केलेटन बैठा हुआ था और उसकी चमकती हुई आंखें बिल्कुल किसी भूखे भेड़िए की तरह उन लड़कियों को घूर रही थी। ये विजुअल इतना अजीब और फनी था कि कोई भी देखकर हंस पड़े। क्राइसिस को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा। उसने उस स्केलेटन से पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? तब उस येलो डायमंड स्केलेटन ने बिना अपना सर घुमाए बिल्कुल एक साधु वाले अंदाज में एकदम सीरियसली जवाब दिया, मैं जिंदगी के खूबसूरत पहलुओं को ढूंढ रहा हूं। ये सुनकर क्राइसिस की आहट, जो हमेशा हकलाती थी, वो अचानक से ठीक हो गई। उसने भी बिल्कुल बेशर्मों की तरह सीना चौड़ा करके कहा, मैं भी इस आम सी दुनिया में छिपी हुई खूबसूरती को अनअर्थ कर रहा हूं। इन दोनों का लेवल बिल्कुल सेम था,
क्राइसिस की नजर उस गॉड रेस की खूबसूरत लड़की रिमलैंड पर टिकी थी, जबकि वो स्केलेटन उसे और बाकी लड़कियों को ऐसे घूर रहा था जैसे वो कोई आर्ट अप्रिशिएट कर रहा हो। ये दोनों थरकी इतने में ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। स्केलेटन ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कहा भाई, इस रियलिटी में इतनी ब्यूटीज हैं जिन्हें हमें डिस्कवर करने की जरूरत है। क्रिसियस ने भी फिलोसॉफिकल अंदाज में जवाब दिया कि हाँ, और इसके लिए हमें बहादुरी दिखानी पड़ेगी। कुछ ही देर की बातों में ये दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डालकर ऐसे घूमने लगे जैसे बरसों के बिछड़े हुए भाई हों। ये आम लोग कितने वल्गर हैं, इन्हें ब्यूटी अप्रिशिएट करना आता ही नहीं, स्केलेटन बोल रहा था। वो दोनों मिलकर बिंग लैन और शुए मेंग जैसी खूबसूरत बहनों को देखकर आहें भर रहे थे। हम कल्चर्ड लोग हैं भाई, लेकिन अगर किसी ने हमारी ब्यूटी को छुआ तो मैं उसके हाथ पैर काट दूंगा। ये दोनों बिल्कुल किसी दूसरी ही दुनिया में थे। अब ये पूरा ड्रामा शाओ चैन दूर खड़ा चुपचाप देख रहा था और उसका दिमाग पूरी तरह से पक चुका था। वो कंप्लीटली स्पीचलेस था कि आखिर इन दोनों नमूनों को क्या कहे। उसने आओ देखा ना ताओ, सीधा आगे बढ़ा और इन दोनों फिलोसॉफिकल थरकियों के सर पर एक एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। ठक की आवाज आई और दोनों वहीं जमीन पर गिर गए। लेकिन इस कॉमेडी सीन के पीछे एक बहुत ही डीप और सीरियस एलिमेंट चल रहा था। थोड़ी ही दूरी पर खड़े स्काई बियॉन्ड हेवन और ह्यूमन आउटसाइडर उस येलो डायमंड स्केलेटन को बहुत ही अजीब और शौक भरी नजरों से ऑब्जर्व कर रहे थे। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं और वो आपस में धीमी आवाज में डिस्कस करने लगे। क्या ये सच में वही है? ह्यूमन आउटसाइडर ने डाउट के साथ पूछा। तब स्काई बियॉन्ड हेवन ने अपनी थोड़ी खुजाते हुए एक अजीब सा एक्सप्रेशन दिया और कहा, हाँ, लगता तो वही है। ये मेरा वही डिसाइपल लॉन्जेविटी है जो हजारों सालों से गायब था। ये सुनकर याओ चेन को एक झटका लगा। क्या ये पर्वर्टेड स्केलेटन जो लड़कियों को ताड़ता रहता है वो इस सुप्रीम हाफ स्टेप एंसेस्टर का डिसाइपल है? याओ चेन के दिमाग में एक ही बात आई, जैसा मास्टर वैसा डिसाइपल। स्काई बियॉन्ड हेवन खुद एक सुप्रीम बीइंग होकर किसी टपोरी की तरह बिहेव करता था, तो उसका डिसाइपल ऐसी हरकतें करेगा ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस रेवलेशन ने पूरे प्लॉट में एक ट्विस्ट ला दिया था। ये स्केलेटन दरअसल एक बहुत ही लेजेंडरी पास्ट होल्ड करता था। ह्यूमन आउटसाइडर ने पूछा कि क्या इसका नाम सच में चांग शेंग यानी लॉन्जेविटी था। स्काई बियॉन्ड हेवन ने बताया कि हाँ, लेकिन बाद में इसने अपना नाम बदलकर किलिंग डिफीटिंग वुल्फ रख लिया क्योंकि उसे लॉन्जेविटी नाम बिल्कुल कूल नहीं लगता था। शियाओ चैन थोड़ा उदास होते हुए बोला कि अनफॉर्चुनेटली इसे अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है, बस कुछ टूटी फूटी यादें बची हैं। ह्यूमन आउटसाइडर चाहता था कि इसकी यादें वापस लाई जाएं, लेकिन स्काई बियॉन्ड हेवन ने एक सच्ची मास्टर वाली फीलिंग दिखाते हुए कहा, जो बीत गया सो बीत गया, लॉन्जेविटी अब जा चुका है, इसे किलिंग डिफीटिंग वुल्फ ही रहने दो। लेकिन आखिरकार ये मेरा डिसाइपल है, मैं इसके साथ बुरा नहीं होने दूंगा। जब सही वक्त आएगा मैं इसकी पूरी हेल्प करूंगा। ये सीन दिखाता है कि स्काई बियॉन्ड हेवन अंदर से अपने डिसाइपल के लिए कितना केयर करता है। और अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए स्काई बियॉन्ड हेवन ने अगले कुछ ही दिनों में अपना एक्शन दिखा दिया। इनके विलेज में स्टे के दौरान उसने उस मिस्टीरियस और डार्क कॉप्स बग को ढूंढ निकाला जिसने एक टाइम पे सोवरेन किंग का प्योर ब्लड एब्जॉर्ब किया था। ये कोई आम बग नहीं था, इसके अंदर पैरागॉन रेल्म जितनी टेरिफाइंग ताकत थी। स्काई बियॉन्ड हेवन ने अपनी सुप्रीम हाफ एंसेस्टर पावर का यूज करते हुए उस बग के अंदर की वो बाउंडलेस और इनफाइनाइट एसेंस को फोर्सफुली एक्सट्रैक्ट किया और फिर उस ग्लोइंग प्योर एनर्जी को सीधा अपने डिसाइपल यानी किलिंग डिफीटिंग वुल्फ के बॉडी में रिफाइन कर दिया। इस अचानक मिले पावर अप की वजह से उस येलो स्केलेटन का ऑरा एकदम से बर्स्ट हुआ और उसकी ताकत अनइमेजिनेबल लेवल तक बढ़ गई। कुछ दिन वहां रेस्ट करने के बाद अब आगे का सफर शुरू करने का वक्त आ चुका था। डेथ कॉन्टिनेंट की गहराइयों में जाने के लिए सिर्फ शियाओ चेन, स्काई बियॉन्ड हेवन और ह्यूमन आउटसाइडर ही रेडी हुए। उन्होंने डिसाइड किया कि क्राइसिस और किलिंग डिफीटिंग वुल्फ को यहीं डिवाइन विलेज में छोड़ दिया जाए। वैसे भी ये दोनों थरकी यहाँ की लड़कियों के आसपास रहकर खुश थे, भले ही इनकी पिटाई होने के चांसेस 100% थे। वहीं दूसरी तरफ छोटी और क्यूट केके भी यहीं रुक गई क्योंकि उसे इस डरावने डेथ वर्ल्ड में और नहीं रहना था। वो बाकी लोगों के साथ 9 प्रोविंसेस वापस जाने की तैयारी कर रही थी और इस तरह उन तीनों पावरफुल वॉरियर्स ने आसमान में उड़ने के बजाय जमीन पर पैदल चलकर इस अनसुलझे डेथ कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करने का रास्ता चुना। उनका ये पैदल सफर कोई छोटा सफर नहीं था।
पूरे 6 महीने तक वो इस वीरान, डार्क और मौत से भरे प्लेन्स पर चलते रहे। आखिरकार 6 महीने बाद वो उस टेरिटरी में एंटर करते हैं जिसे यंग सॉवरेन किंग रूल करता था। उनके सामने वही विशाल और मैजेस्टिक सॉवरेन किंग सिटी खड़ी थी, जो पहले की तरह ही डरावनी और शानदार लग रही थी। शाओ चैन के लिए ये जगह नई नहीं थी। वो लोग डायरेक्टली लियानपो के मैंशन में गए। लियानपो उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी बॉडी की वो 7 कलर्ड बोन्स चमक रही थी, जो क्लियरली इंडिकेट कर रही थी कि उसकी पावर भी काफी बढ़ चुकी है। लेकिन यहां उन्हें एक चिंतित करने वाली खबर मिलती है। लियानपो उन्हें बताता है कि यंग सॉवरेन किंग अभी तक वापस नहीं आई है। वो सालों पहले डेथ कॉन्टिनेंट की उन अननोन गहराइयों में गई थी और तब से जैसे हवा में गायब हो चुकी है। उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन इससे भी बड़ी और डरावनी बात लियानपो ने आगे बताई। शाओ चेन ने जब उस डिमोनिक कॉर्प्स के बारे में पूछा तो लियानपो की आवाज थोड़ी हैवी हो गई। उसने बताया कि हाँ, उन्होंने उस ईविल कॉर्प्स को देखा है। एक बार तो वो उनकी खुद की सिटी के ऊपर अपीयर हुआ था। उस वक्त आसमान में काले बादल छा गए थे और एक ऐसी टेरिफाइंग डिवाइन सेंस ने पूरी सिटी को स्कैन किया था कि सबकी रूह कांप गई। और सिर्फ यही नहीं, ऐसी ही घटना बाकी सॉवरेन किंग सिटीज में भी हुई थी। ये सुनकर तीनों के दिमाग चक्कर खा गए कि आखिर वो कॉर्प्स क्या ढूंढ रहा है। उन्हें अब 90% यकीन हो गया था कि वो डिमोनिक कॉर्प्स पक्के तौर पर डेथ कॉन्टिनेंट की गहराइयों की तरफ ही बढ़ रहा है। उन सॉवरेन किंग्स की हालत तो बहुत ही पतली हो गई होगी जिनके रास्ते से वो गुजरा होगा। लेकिन सवाल यही था कि गहराइयों में आखिर ऐसी कौन सी अल्टीमेट चीज छिपी है। जियाओ चेन को अचानक गॉडेस वाह की याद आती है। क्या गॉडेस वाह और बाकी एंसेस्ट्रल गॉड्स भी उन्हीं गहराइयों में जा चुके हैं? ये सब सोचते हुए वो लोग वहां से निकल पड़ते हैं। इस बार उनका सफर और भी ज्यादा लंबा था। पूरे 2 साल तक वो लोग चलते रहे और इस दौरान उन्होंने 2 और सॉवरेन किंग सिटीज को क्रॉस किया। उन्होंने चुपके से वहां इन्वेस्टिगेट किया और जो सच उनके सामने आया उसने उनके होश उड़ा दिए। उन्हें पता चला कि उस ईविल कॉर्प्स ने एक सॉवरेन किंग को ऑलमोस्ट मार ही डाला था और इस तबाही के पीछे का रीजन कोई आम चीज नहीं थी। उस कॉर्प्स ने उस सॉवरेन किंग से ऑरेकल बोन मैप का एक फ्रैगमेंट छीना था। ये न्यूज किसी एटॉमिक बॉम्ब के फटने से कम नहीं थी। एक एंसेस्ट्रल गॉड के लेवल का डिमोनिक कॉर्प्स जिसके डर से पूरा टैबू सी थर्रा उठा था, वो सिर्फ इस ऑरेकल बोन मैप के एक टुकड़े के लिए सिटीज पे अटैक कर रहा था। इसका साफ मतलब था कि ये मैप कोई ऑर्डिनरी मैप नहीं है। इसके अंदर इस मौत की दुनिया का कोई सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य छुपा हुआ था। अगर सिर्फ एक फ्रैगमेंट के लिए इतना खून खराबा हो सकता है तो कंप्लीट मैप आखिर उन्हें कहां ले जाएगा? स्काई बियॉन्ड हेवन ने एक ईवल स्माइल देते हुए कहा कि क्यों ना उस पिटे हुए सॉवरेन किंग से मिलकर डिटेल निकाली जाए। लेकिन ह्यूमन आउटसाइडर ने मना कर दिया कि नहीं, इस डेथ वर्ल्ड को हम अभी पूरी तरह नहीं समझते, फालतू में पंगे लेना ठीक नहीं। जैसे जैसे वो लोग कॉन्टिनेंट के और डीपली अंदर घुसने लगे, स्काई बियॉन्ड हेवन और ह्यूमन आउटसाइडर आसपास की चीजों को बड़ी गौर से ऑब्जर्व कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसी चीज दिखी जिसने उन्हें कंप्लीटली शॉक कर दिया। वहां पे हजारों मील लंबी एक टूटी हुई ग्रेट वॉल की रिमेन्स थी, लेकिन ये कोई बॉर्डर नहीं थी। स्काई बियॉन्ड हेवन ने सीरियस टोन में कहा, ये एक केज है, एक ऐसा पिंजरा जिसे खुद इस दुनिया ने बनाया है। ये सुनकर शाओ चेन के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर किसके लिए बनाया गया था ये विशाल केज? 3रे साल का सफर शुरू हो चुका था और अब वो लोग एक ऐसी विशाल टेरिटरी में एंटर कर चुके थे जहां का माहौल पहले से भी 1000 गुना ज्यादा डेंजरस था। वहां घूमने वाले फायर क्रीचर्स इतने स्ट्रांग थे कि कोई हाफ स्टेप एंसेस्टर लेवल के नीचे का वॉरियर वहां 1 मिनट भी जिंदा नहीं बच सकता था। सब कुछ काफी सुनसान और डेडली था कि तभी स्काई बियॉन्ड हेवन के कदम अचानक से रुक गए। उसके चेहरे पर एक ऐसी सीरियसनेस आ गई जो जाओ चेन ने पहले कभी नहीं देखी थी। ह्यूमन आउटसाइडर ने भी तुरंत अपनी पावर एक्टिवेट की और डर के मारे उसके मुंह से निकला, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। थोड़ी ही देर में जाओ चेन को भी वो महसूस होने लगा। आगे से आती हुई वो हल्की सी आवाज। वो आवाज भले ही हल्की थी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी अनस्टॉपेबल और एब्सोल्यूट पावर छिपी थी जिसे कोई रोक नहीं सकता था।
ऐसा लग रहा था जैसे आगे दूर उस हॉराइजन के पीछे मौत का कोई सबसे भयंकर रूप खड़ा हो। और फिर रंबल, एक इतनी कान फाड़ देने वाली आवाज हुई कि जमीन पूरी तरह से फट गई। उनके सामने दूर स्कारलेट प्लेन्स पर खड़े हुए 3 विशाल पहाड़ एक ही सेकंड में राख में तब्दील हो गए। राख, बिना किसी अटैक के, सिर्फ उस ऑरा के प्रेशर से। तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ह्यूमन आउटसाइडर चिल्ला उठा, आखिर वो क्या चीज है? क्या वो डिमोनिक कॉर्प्स वापस आ गया या ये डेथ वर्ल्ड का कोई नया सुप्रीम टेरर था? ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों, जहां हमने पिछला एपिसोड छोड़ा था, सीन बिल्कुल वहीं से एक सीमलेस मूवी की तरह आगे बढ़ता है। स्कारलेट प्लेन्स पर खड़े शाओ चैन, स्काई बियॉन्ड हेवन और ह्यूमन आउटसाइडर की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उनके सामने वहां होराइजन के पास से एक डरावना ग्रे फॉग यानी मौत का धुआं एक साइलेंट सुनामी की तरह आगे बढ़ रहा था। ये फॉग देखने में बहुत ही शांत और जेंटल लग रहा था, जैसे पेड़ से पत्ते गिरने की हल्की सी रसल आवाज आती है, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसी तबाहीकारी पावर छिपी थी जिसने उन 3 विशाल पहाड़ों को एक ही सेकंड में राख में तब्दील कर दिया था। वो पहाड़ किसी पेपर की तरह क्रम्बल होकर हवा में उड़ गए थे। इन तीनों को तुरंत एहसास हो गया था कि ये ग्रे फॉग कोई आम धुआं नहीं है, बल्कि ये प्योर और एब्सोल्यूट पावर ऑफ डेथ से भरा हुआ है। इनके दिलों की धड़कनें रुक सी गई थीं और इतनी पावरफुल हाफ एंसेस्टर्स के चेहरे पर भी एक एक्सट्रीम फियर का एक्सप्रेशन साफ देखा जा सकता था। हमें यहां से निकलना होगा तुरंत, स्काई बियॉन्ड हेवन जोर से चिल्लाया। ये तीनों बिना एक सेकंड वेस्ट किए वहां से तेजी से रिट्रीट करने लगे। लेकिन वो ग्रे फॉग जो दूर से स्लो लग रहा था, उसकी एक्चुअल स्पीड इतनी टेरिफाइंग थी कि ब्लिंक करते ही वो दर्जनों मील का रास्ता क्रॉस कर चुका था। उनकी ऑक्टैडिक एक्सट्रीम स्पीड और स्पेस को क्रॉस करने वाली पावर्स भी इस वक्त बेकार लग रही थी। उनके पीछे आती हुई मौत की वो चादर उन्हें लगातार चेस कर रही थी। जब उन्हें लगा कि वो पकड़े जाएंगे, तो स्काई बियॉन्ड हेवन ने एक लाउड रोर के साथ हवा में अपना ग्लोइंग पंच मारा। बैंग! उसका एक सिंगल पंच इतना पावरफुल था कि उसने फिजिकली वॉइड को फाड़कर एक डायमेंशनल स्पेस ओपन कर दिया। तीनों ने बिना सोचे उस अजीब डायमेंशन के अंदर जंप लगा दी, ये सोचकर कि कम से कम ये स्पेशल रिफ्ट उन्हें इस ग्रे फॉग से बचा लेगा। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने इनके रोंगटे खड़े कर दिए। वो ग्रे फॉग किसी जिंदा जानवर की तरह उस डायमेंशनल स्पेस के अंदर भी घुस आया। उसके आगे कुछ भी टिक नहीं पा रहा था। जिस डायमेंशन को स्काई बियॉन्ड हेवन ने खोला था, वो उस फॉग के टच होते ही किसी कांच की तरह छत विच्छत होकर टूट गया। ये देखकर ह्यूमन आउटसाइडर के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। जब उसने देखा कि वो ग्रे फॉग अब उन्हें पूरी तरह से निगलने वाला है, तो उसने डेस्परेट होकर अपना स्नो वाइट फिस्ट पीछे की तरफ घुमाकर एक डेवस्टेटिंग अटैक लॉन्च किया। उसका पंच एक ब्लेजिंग मीटियोर की तरह था जो जाकर उस फॉग के समुंदर में टकराया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया हिल जाएगी। लेकिन शॉक की बात यह थी कि उस ग्रे फॉग ने बस हल्का सा फ्लक्चुएट किया, एक मैजेस्टिक ऑरा रिलीज की और ह्यूमन आउटसाइडर की उस गॉड लाइक पावर को एक ही सेकंड में बिना किसी ब्लास्ट के कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर लिया। रसल! और इस डरावनी आवाज के साथ आखिरकार वो ग्रे फॉग उन तीनों के ऊपर छा गया। उन्होंने कंप्लीटली मौत के अंधेरे में डुबकी लगा ली थी। ची ची की आवाजें आने लगी। स्काई बियॉन्ड हेवन और ह्यूमन आउटसाइडर ने तुरंत अपनी अल्टीमेट डिवाइन पावर्स को कंबाइन किया और अपने चारों तरफ एक ग्लोइंग इंडिस्ट्रक्टिबल लाइट स्क्रीन क्रिएट कर ली, ताकि वो ग्रे फॉग उनके फिजिकल बॉडीज को टच ना कर सके। उसी एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का फायदा उठाते हुए चियाओ चेन ने अपने अक्यूपॉइंट स्पेस से वही पुराना और क्रैक्ड स्टोन स्टैचू बाहर निकाला। ये स्टैचू निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, पर मौत सामने देखकर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ लाइट हुई और चियाओ चेन सक्सेसफुली उस स्टैचू के अंदर घुसकर उसके साथ मौज हो गया। लेकिन बाहर का नजारा देखकर सबके होश उड़े हुए थे। शिट, ये धुआं बहुत ज्यादा ईविल है। सबके मुंह से डर के मारे यही निकल रहा था। वो ग्रे फॉग उन हाफ एंसेस्टर्स के बनाए हुए सुप्रीम लाइट बैरियर को किसी एसिड की तरह कोरोड कर रहा था। वो उनकी पावर्स को लिटरली रिफाइन करके पी रहा था। बैंग! एक कान फाड़ धमाका हुआ और उन दोनों का बनाया हुआ वो लाइट स्क्रीन कांच की तरह बिखर गया। वो ग्रे फॉग सीधा उनकी बॉडी से टकराया। दोस्तों, ये पेन इतना अनइमेजिनेबल था कि स्काई बियॉन्ड हेवन और ह्यूमन आउटसाइडर जैसे इमॉर्टल बीइंग्स को लगा जैसे किसी ने उनके ऊपर एक मैसिव लाइटनिंग हैमर मार दिया हो।
उनकी बॉडी के अंदर की हर एक हड्डी में इतना भयंकर दर्द उठा जैसे उनका पूरा स्केलेटन चूरा चूरा हो रहा हो। ये सोचकर ही माइंड ब्लॉक हो जाता है कि ये कैसा धुआं था जो एक आम इंसान नहीं बल्कि यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय करने वाले हाफ मार्शल एंसेस्टर्स को भी मौत की तड़प दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ शाओ चैन के उस स्टोन स्टैचू पर भी लगातार नए क्रैक्स पड़ते जा रहे थे। वो ग्रे फॉग इस स्टैचू को भी डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगर शाओ चैन के बॉडी के अंदर वो रेनबो कलर्ड सेक्रेड ट्री मौजूद ना होता तो ये स्टोन स्टैचू अब तक राख बन चुका होता। लेकिन उस सेक्रेड ट्री से एक बहुत ही दिव्य और होली 7 कलर्ड लाइट निकल रही थी जो उन क्रैक्स को लगातार भर रही थी और उस मौत के धुएं को काउंटर कर रही थी। ये कैसा फॉग है? हमें यहां से तुरंत निकलना पड़ेगा वरना हम सब रिफाइन होकर धूल बन जाएंगे। स्काई बियॉन्ड हेवन दर्द से चिल्लाया। उसका पूरा बॉडी एक वीक डिवाइन ग्लो से चमक रहा था जो उस फॉग के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने और ह्यूमन आउटसाइडर ने अपनी बची कुची जान लगाई और अंधाधुंध एक डायरेक्शन में डैश कर दिया। शाओ चैन भी अपने स्टैचू को मूव करता हुआ उनके पीछे पीछे भागने लगा। लेकिन ये ग्रे फॉग का समुंदर एंडलेस था। उन्होंने बिना रुके उड़ना शुरू किया और देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। 3 दिन तक कंटिन्यूअस सुप्रीम स्पीड पर ट्रैवल करने के बाद भी उन्हें इस भयंकर धुएं का कोई अंत नजर नहीं आया। वो फॉग लगातार उन्हें रिफाइन करने और उनकी पावर्स निचोड़ने में लगा हुआ था। जब उन दोनों हाफ एंसेस्टर्स को लगा कि अब वो सच में यहां मौत के घाट उतर जाएंगे तो शाओ चैन ने उन्हें वॉइस ट्रांसमिशन भेजा। सीनियर्स, जल्दी स्टोन स्टैचू के अंदर आ जाओ। उन दोनों सुप्रीम बीइंग्स ने अब अपनी ईगो और रेपुटेशन साइड में रखी और तुरंत एक बीम ऑफ लाइट बनकर उस स्टोन स्टैचू के अंदर एंटर हो गए। उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि उन्हें इस डेथ वर्ल्ड की असली और भयंकर ताकत का पहली बार एहसास हो रहा था। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि अभी वो इस कॉन्टिनेंट के सबसे डीपेस्ट पार्ट से बहुत दूर थे। अब आता है इस एपिसोड का सबसे हॉन्टिंग टाइम स्किप। दोस्तों, उन्हें लगा था कि वो लोग स्टैच्यू के अंदर बैठकर कुछ दिनों में कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन वो वक्त, वो आइसोलेशन, वो डर लंबा होता चला गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल और देखते ही देखते पूरे 10 साल बीत गए। वो तीनों इस एंडलेस ग्रे वॉइड में किसी मेज में फंसे हुए चूहों की तरह घूम रहे थे। हर तरफ सिर्फ मौत का धुआं, कोई आवाज नहीं, कोई लाइट नहीं। इस डेथली साइलेंट और क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट में 30 साल और गुजर गए। पूरे 50 साल। जिंदगी के 50 साल उन्होंने इस स्टोन स्टैच्यू के अंदर इस ग्रे फॉग में भटकते हुए गुजार दिए। ये एक ऐसी साइलेंट और डिप्रेसिंग इटर्निटी लग रही थी जिसका कोई एग्जिट पॉइंट नहीं था। अगर इनकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग ना होती तो कोई भी आम इंसान पागल होकर खुदकुशी कर लेता। लेकिन तभी इस डिप्रेसिंग शांति को चीरते हुए एक ब्रूटल अटैक हुआ। बैंग! ये 32nd ईयर चल रहा था जब अचानक से एक मैसिव और अनकंट्रोलेबल फोर्स पीछे से आई और सीधा स्टोन स्टैचू के बैक पर क्रैश हुई। इस इंपैक्ट का शॉक वेव इतना टेरिफाइंग था कि स्टैचू पर एक ही इंस्टेंट में दर्जनों क्रैक्स अपीयर हो गए। अंदर बैठे शाओ चैन का दिल जोरों से धड़क उठा। उसे पता था कि अगर रेनबो सेक्रेड ट्री ना होता तो स्टैचू वहीं ब्लास्ट हो चुका होता। ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किसी हाफ एंसेस्टर लेवल की पावर ने उन पर स्नीक अटैक किया था। शाओ चैन ने अपना दिमाग लगाया और स्विश करके इंस्टेंटली कई 100 मीटर दूर टेलीपोर्ट कर लिया। लेकिन वो अटैक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे किसी परछाई ने उनका पीछा पकड़ लिया हो, वो लगातार स्टैचू पर बॉम्बार्डमेंट्स करने लगा। ये कंटिन्यूअस कावर्डली स्नीक अटैक देखकर अंदर बैठे स्काई बियॉन्ड हेवन और ह्यूमन आउटसाइडर गुस्से से आग बबूला हो गए। इसकी इतनी हिम्मत! हमारी चुप को हमारी कमजोरी समझ रहा है क्या? दोनों ने एक साथ अपनी बाउंडलेस डिवाइन पावर शाओ चैन की बॉडी में चैनल कर दी ताकि वो इस स्टोन स्टैचू को उसकी मैक्सिमम लिमिट्स तक पुश कर सके। बूम! स्टैचू से अचानक एक ऐसी ब्लाइंडिंग 7 कलर डिवाइन लाइट इरप्ट हुई जिसने वहां के डेंस ग्रे फॉग को भी थोड़ी देर के लिए फाड़ कर रख दिया। वो स्नीक अटैकर इस सडन बर्स्ट ऑफ पावर से डायरेक्टली हवा में उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। शाओ चैन ने किसी एक्सपीरियंस्ड असैसिन की तरह इस 1 सेकंड की ओपनिंग का फायदा उठाया। उसने इंस्टेंटली टर्न लिया और अपने हाथ आगे किए। उसके 27 बैटल सोर्ड्स एक भयानक और ठंडी कोल्ड लाइट के साथ वॉइड को चीरते हुए बाहर निकले।
वो 27 स्वॉर्ड्स एक परफेक्ट और डेडली स्वॉर्ड फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो गए। आसमान में उन स्वॉर्ड्स की डैजलिंग स्वॉर्ड की एक डिवाइन रेनबो की तरह क्रॉस और इंटरसेक्ट करने लगी और उन्होंने तुरंत उस स्नीक अटैकर को चारों तरफ से घेर लिया। क्लैंग क्लैंग, जब शाओ चैन की स्वॉर्ड्स उस एनिमी पर लैंड हुई तो अंदर बैठे तीनों लोग जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं था। उनके सामने जो स्नीक अटैकर था वो एक्चुअली एक सॉवरेन किंग था, पर उसकी हालत इतनी ज्यादा मिजरेबल थी कि देखकर ही हंसी छूट जाए। वो एक फटीचर व्हाइट स्केलेटन था जिसकी पूरे बॉडी की हड्डियों पर ग्रे फॉग ने एसिड की तरह होल्स कर दिए थे। उसकी आधी से ज्यादा बोन सड़ चुकी थी और वो प्रैक्टिकली किसी कबाड़ की ढेर जैसा लग रहा था। इस टैटर्ड और भिखारी जैसे स्केलेटन को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि ये अपनी टाइम का एक रूथलेस सॉवरेन किंग होगा। तभी उस स्केलेटन से एक डेस्परेट और डर भरी स्पिरिचुअल वॉइस ट्रांसमिशन आई। रुक जाओ, रुक जाओ, हम सब एक ही नाव में सवार हैं, हमें आपस में लड़ने की क्या जरूरत है। ये सुनकर शाओ चेन ने स्मर्क किया और कोल्डली रिप्लाई दिया, अभी 2 सेकंड पहले तो तुम हमें जान से मारने आए थे और अब हमें रोक रहे हो। पहले हम तुम्हें डिसमेंटल करेंगे, उसके बाद बातें होंगी। शाओ चेन ने बिना कोई रहम खाए अपने पूरे 27 सोर्ड्स को फुल पावर पर उस स्केलेटन की तरफ भेज दिया। वो बैटल सोर्ड्स इतनी शार्प थीं कि उन्होंने एक ही झटके में उस सॉवरेन किंग के पूरे लोअर बॉडी के चिथड़े उड़ा दिए। लेकिन एक अजीब बात हुई, उस स्केलेटन के हाथ में एक छोटा सा स्नो वाइट बोन फ्रैगमेंट था। उस फ्रैगमेंट से आती हुई पावर इतनी स्ट्रेंज थी कि वो अकेले ही उन 27 सोर्ड्स की अनस्टॉपेबल अटैक्स को ब्लॉक कर रही थी और स्केलेटन की अपर बॉडी को बचा रही थी। ये ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे हाफ एंसेस्ट्रल अटैक्स के आगे नहीं टूट रही? स्काई बियॉन्ड हेवन की आंखों में क्यूरियोसिटी और लालच चमक उठा। कहीं ये किसी प्योर एंसेस्टर गॉड की हड्डी तो नहीं? ये बोलते ही उन तीनों ने अपनी कंबाइंड पावर्स उस स्टोन स्टैचू के थ्रू फायर की। उस डिवाइन रेनबो के क्लैश से फाइनली उस स्केलेटन का बचा हुआ बॉडी भी डस्ट बनकर कोलैप्स हो गया। अब हवा में सिर्फ उस सॉवरेन किंग का स्कल और वो व्हाइट बोन फ्रैगमेंट बचा था। जैसे ही वो बोन फ्रैगमेंट उसके स्कल से थोड़ा दूर हुआ, वो सॉवरेन किंग एक भयानक और दर्दनाक आवाज में चीखने लगा। वो ग्रे फॉग डायरेक्टली उसके स्कल की फ्लेम पर अटैक कर रहा था। जब तक शाओ चेन ने अपने सोर्ड्स का जाल बिछाकर उस स्कल को ट्रैप नहीं कर लिया, वो डर के मारे तेजी से मीटियोर की तरह भागने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें लगता है तुम हमसे बच के भाग पाओगे? शाओ चेन ने अपने कोल्ड टोन में कहा। अब उस स्कल को चारों तरफ से बंदी बना लिया गया था। स्काई बियॉन्ड हेवन ने उसे धमकाते हुए पूछा, सही सही बताओ, ये ग्रे फॉग आखिर है क्या चीज? स्केलेटन ने कांपते हुए जवाब दिया, किसी को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन एंशिएंट सॉवरेन किंग्स का कहना है कि ये या तो क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड से पहले की डिस्ट्रक्टिव यिन फॉग है या फिर किसी मरे हुए एंसेस्टर गॉड की अनकॉन्शियस और भटकती हुई आत्मा है। ये उन लोगों का रेल्म है जो सॉवरेन किंग्स को भी सरपास कर चुके हैं। ये सुनकर तीनों के दिमाग चक्कर खा गए। उस स्केलेटन ने आगे बताया कि वो इस फॉग में पिछले 1000 साल से फंसा हुआ है और सिर्फ इस व्हाइट बोन फ्रैगमेंट की मिस्टीरियस पावर की वजह से अब तक उसकी जान बची हुई है। जब शाओ चेन ने उस बोन फ्रैगमेंट को अपने हाथ में लिया और उसको ध्यान से एनालाइज किया तो उसके दूसरी साइड पर अजीब और इनकॉम्प्रिहेंसिबल पैटर्न्स बने हुए थे। शाओ चेन, स्काई बियॉन्ड हेवन और ह्यूमन आउटसाइडर तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर एक साथ चिल्ला उठे, ये ऑरेकल बोन मैप है। हाँ दोस्तों, ये वही एग्जैक्ट मैप था जिसका एक छोटा सा टुकड़ा हासिल करने के लिए उस हॉरिफाइंग डिमोनिक कॉर्प्स ने पहले एक शहर पर अटैक किया था। उस स्केलेटन ने रोते हुए कंफर्म किया कि हाँ, ये मैप उन टुकड़ों में से एक है और इन सबको जमा करने पर कोई मिस्टीरियस अल्टीमेट जगह मिलेगी जो शायद इस पूरे डेथ वर्ल्ड के सबसे डीपेस्ट पार्ट में है, जहां ऐसी एब्सोल्यूट एंटिटीज होती हैं जिन्होंने सॉवरेन किंग लेवल को भी क्रॉस कर लिया है। जब उन्हें सब आंसर्स मिल गए तो बिना कोई रिस्क लिए स्काई बियॉन्ड हेवन ने एक रूथलेस मूव में उस स्केलेटन का टिंडर सोल फायर फिजिकली शैटर कर दिया ताकि वो बाद में कोई ट्रबल ना क्रिएट करे। शाओ चेन ने उस टिंडर को एब्जॉर्ब कर लिया। हालांकि उसका पैरामाउंट लेवल बढ़ा नहीं, लेकिन उसने क्लियरली फील किया कि उसकी बॉडी की हिडन लिमिट्स एंड पोटेंशियल और ज्यादा डीप हो चुकी हैं और जब वो सॉवरेन किंग बनेगा तो वो अकेले ही 2 सॉवरेन किंग्स जितना ताकतवर होगा। इस इंटेंस रेवलेशन और पावर अप के बाद इस स्टोन स्टैचू का सफर और आगे बढ़ा। देखते ही देखते 50 से 56 इयर्स गुजर गए।
एक दिन वो तीनों मेडिटेशन से अचानक जागे क्योंकि उन्हें इस डेथली ग्रे फॉग में एक अजीब सी एनर्जी फ्लक्चुएशन फील हुई। जब उन्होंने कॉशियसली स्टैचू को उस डायरेक्शन में आगे बढ़ाया तो धुंध के उस पार का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। वहां इस मौत के धुएं के बीचों बीच एक मैसिव आइलैंड फ्लोटिंग था। एक आधे स्क्वायर किलोमीटर का एक विशाल ब्लैक बोल्डर हवा में तैर रहा था और वो उस ग्रे फॉग की एसिड लाइक करोजन को कंप्लीटली रेजिस्ट कर रहा था। ये मटेरियल तो किसी एंसेस्टर गॉड के लेवल का लग रहा है, स्काई बियॉन्ड हेवन ने अपनी ग्रीडी स्माइल के साथ कहा। पर तभी ह्यूमन आउटसाइडर ने शार्पली पॉइंट किया, रुको, वहां उस पत्थर के ऊपर कोई है। वो तीनों उस पत्थर पर लैंड हुए तो उन्होंने देखा वहां एक डीमन क्रीचर मौत की आखिरी सांसें गिन रहा था। उस डीमन का हाइट 2 मीटर था, पूरी बॉडी पर पर्पल स्केल्स थे, सर पर एक सिल्वर हॉर्न था और सबसे अजीब बात, उसके सर पर क्यूट से फ्लफी बेयर ईयर्स थे। ये एक सॉवरेन किंग लेवल का डीमन था। जैसे ही उसने शाओ चैन के स्टोन स्टैचू को देखा, वो एकदम रोते हुए और फ्रस्ट्रेटेड आवाज में चीख पड़ा, मैं उस डेथ वर्ल्ड के हाईएस्ट एग्जिस्टेंस की मां की आंख। मैंने अभी अभी कसम खाई थी कि अगर इस बंजर जगह पर कोई भी बंदा दिख गया तो मैं मौत गले लगा लूंगा। और अब यहां सच में ये पत्थर का आदमी आ गया। तेरा सत्यानाश हो हाईएस्ट एग्जिस्टेंस। इस कॉमेडी और वीक कर्सिंग को सुनकर तीनों का हंस हंस के बुरा हाल था। पता चला इस बेचारे का नाम ब्रेव बेयर है और ये पिछले 10,000 साल से यहां फंसा हुआ है। ब्रेव बेयर ने अपना बचा हुआ ऑरेकल बोन मैप का टुकड़ा शाओ चैन की तरफ फेंका और बोला, ये मैप ले लो और मुझे मारकर आजाद करो इस कर्स से। लेकिन शाओ चैन ने उसे नहीं मारा, बल्कि अपनी रेनबो पावर से उसे थोड़ा हील किया, क्योंकि इस बोरिंग दुनिया में इतना फनी कैरेक्टर मिलना किसी मिरेकल से कम नहीं था। लेकिन इनकी ये बातचीत चल ही रही थी कि अचानक रंबल रंबल, पूरा स्पेस हिलने लगा। एक इतनी भयंकर और मजेस्टिक ऑरा दूर उस ग्रे फॉग के अंधेरे से इनकी तरफ बढ़ रही थी कि ब्रेव बेयर के भी छक्के छूट गए। जब वो फॉग थोड़ा हटा तो उन्होंने देखा कि उस ब्लैक पत्थर से कई हजार गुना बड़ा एक एंडलेस और विशाल सेलेस्टियल पैलेस, स्वर्ग जैसा महल, हवा में तैरता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। उस पैलेस की मजेस्टी ऐसी थी कि दिमाग काम करना बंद कर दे। ब्रेव बेयर ने फटी हुई आंखों से उस महल को घूरा और बुड़बुड़ाया, होली शिट, क्या डेथ वर्ल्ड का हाईएस्ट एग्जिस्टेंस मुझे यहां से पर्सनली लेने आ रहा है। अब उस मजेस्टिक सेलेस्टियल पैलेस में आखिर कौन है और वहां उन्हें क्या रहस्य मिलेंगे, ये देखना सच में बहुत एपिक होने वाला है। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हम मिलेंगे आपसे ठीक अगले एपिसोड में। दोस्तों, पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि उस डरावने ग्रे फॉग के बीचों बीच से एक एंडलेस विशाल सेलेस्टियल पैलेस उनकी तरफ तैरता हुआ आ रहा था। सीन बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू होता है। शाओ चैन, स्काई बियॉन्ड हेवन, ह्यूमन आउटसाइडर और वो नया मिला कॉमेडी डीमन ब्रेव बेयर, जिसका असली नाम यिंग शियोंग था, सबके सब फटी हुई आंखों से उस इमेंस स्ट्रक्चर को घूर रहे थे। ये ग्रे फॉग, जहां वक्त और मौत के सिवा कुछ नहीं था, अचानक से इस स्वर्ग जैसे महल का आना किसी मिरेकल या सबसे बड़े बुरे सपने जैसा लग रहा था। वो महल इतना बड़ा था कि उसके सामने ये लोग एक चींटी के बराबर लग रहे थे। यिंग शियोंग, जो पिछले 10,000 साल से यहां फंसा था, वो तो हाईएस्ट एग्जिस्टेंस को गालियां देने लगता है कि अब कहां से ये नई आफत भेज दी। सबकी सांसें अटकी हुई थी क्योंकि इस पैलेस से एक ऐसी एंशिएंट और मजेस्टिक ऑरा निकल रही थी जो उनके दिलों पर भयंकर प्रेशर डाल रही थी। जैसे जैसे वो विशाल हेवनली पैलेस उनके पास आ रहा था, उसकी डिटेल्स और भी ज्यादा क्लियर होने लगी। ये कोई आम महल नहीं था दोस्तों, इसका एक एक पत्थर रेडिश ब्राउन कलर का था, जैसे किसी ने इस पर सदियों पुराना खून मल दिया हो। उस पर वक्त के ऐसे गहरे निशान थे जो बता रहे थे कि ये महल यूनिवर्स की शुरुआत से यहां इस मौत के धुएं में भटक रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे हिस्ट्री के लॉन्ग रिवर से किसी ने एक टुकड़ा काटकर यहां रख दिया हो। हालांकि वो ग्रे फॉग में तैर रहा था, पर उसकी स्पीड बहुत स्लो थी, बिल्कुल किसी टूटे हुए पत्ते की तरह। शाओ चेन और बाकी पावरफुल हाफ एंसेस्टर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले डिसाइड किया कि यही उनका आखिरी रास्ता है। शाओ चेन ने तुरंत उस वीक और गालियां बकते हुए यिंग शियांग को उठाया और एक लंबा जंप लगाकर सीधा उस मिस्टीरियस पैलेस के आंगन में लैंड किया। पैलेस के मेन हॉल के बिल्कुल सामने लैंड करते ही उनकी नजर वहां खड़े विशाल स्टोन पिलर्स पर पड़ती है। ये पिलर्स कोई छोटे मोटे नहीं थे,
हर एक पिलर कम से कम 30 मीटर लंबा था और इतना चौड़ा था कि 5-6 लोग हाथ पकड़कर खड़े हों तब जाके उसको घेर पाएं। लेकिन जो चीज उनकी रूह कांपा रही थी वो इन पिलर्स पर बने हुए एंशिएंट पैटर्न्स और इनक्रीविंग्स थी। दोस्तों, इन पिलर्स पर गॉड्स, डेविल्स और टेरिफाइंग असुरास की आकृतियां बनी हुई थी। ये कार्विंग्स इतनी ज्यादा विविड और लाइफ लाइक थी कि ऐसा लग रहा था जैसे इनके अंदर सच में सोल्स कैद हों। हर एक डेविल की आंखें ऐसी थीं जैसे वो सीधा इनकी आत्मा में झांक रही हों और अभी दीवार तोड़कर बाहर निकल आएंगी। तभी स्काई बियॉन्ड हेवन की आवाज ने उस डेड साइलेंस को तोड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सुप्रीम एग्जिस्टेंस ने इन रियल गॉड्स और डेविल्स को जिंदा इन पत्थरों में सील कर दिया हो? ये सुनते ही सबके दिलों में एक डर की लहर दौड़ गई, क्योंकि वहां ऐसे दर्जनों स्टोन पिलर्स थे और उन पर बने हुए डेविल्स कम से कम सॉवरेन किंग लेवल के पावर हाउसेस थे। अगर स्काई बियॉन्ड हेवन की बात सच निकली तो इसका मतलब था कि इस महल का मालिक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सॉवरेन किंग्स को मक्खियों की तरह पत्थरों में चुनवा देता था। इस खौफनाक थ्योरी को टेस्ट करने के लिए यिंग शियोंग ने आगे आने का फैसला किया। उसने शाओ चेन के स्टोन स्टैचू को छुआ और वहां से एक भयंकर प्योर एनर्जी अपने अंदर बोरो की। चलो एक पिलर को तोड़कर देखते हैं, यिंग शियोंग ने कॉन्फिडेंटली कहा। उसने एक लंबा सांस लिया और अपनी मैक्सिमम सॉवरेन किंग पावर को अपने हाथ में जमा करके एक भयंकर और ग्लोइंग अटैक सीधा उस स्टोन पिलर पर दे मारा। बैंग! एक लाउड धमाका हुआ। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह थी कि वो रेडिश ब्राउन स्टोन पिलर टूटा नहीं, उसमें सिर्फ एक दरार आई जो बताता है कि ये मटेरियल कितना ज्यादा तबाहीकारी और स्ट्रॉन्ग था। यिंग शियोंग भी थोड़ा शॉक था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कचाक कचाक उसने और पावर लगाई और उस पिलर के ऊपर की स्टोन स्किन को छिलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में जब उस एनग्रेविंग के ऊपर का पत्थर झड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सच में एक ह्यूमन शेप्ड ग्रूव यानी एक इंसान के आकार का खड्डा बना हुआ था। इसका मतलब वहां सच में किसी को जिंदा सील किया गया था, जो अब वक्त के साथ या तो धूल बन चुका था या गायब हो गया था। ये क्लियर प्रूफ था कि स्काई बियॉन्ड हेवन की टेरिफाइंग थ्योरी 100% सच थी। इस डिस्कवरी के बाद यिंग शियोंग का डर पता नहीं कहां गायब हो गया और उसके अंदर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी जाग उठी। वो तुरंत डैश करके एक दूसरे और भी ज्यादा डरावने डेविल वाले स्टोन पिलर के पास पहुंचा और बिना सोचे समझे उसके पत्थर को फाड़ने लगा। लेकिन तभी एक ऐसी चीज हुई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। स्विश! जैसे ही उसने उस दूसरे डेविल के फेस से स्टोन स्किन हटाई, यिंग योंग अचानक चीखता हुआ पीछे की तरफ भागा और सीधा 300 मीटर दूर जाकर रुका। शाओ चेन और बाकी सबकी सांसें भी एक सेकंड के लिए अटक गईं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, उस टूटे हुए स्टोन पिलर के अंदर से असली लंबे और बेजान ग्रे हेयर हवा में लहरा रहे थे। ये कोई पत्थर की कार्विंग नहीं थी, वहां सच में एक फिजिकल बॉडी अंदर दबा हुआ था। वो ग्रे हेयर उस ईरी हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे कोई भूत अपने बाल खोलकर खड़ा हो। यिंग योंग दूर से गालियां बकते हुए चिल्ला रहा था, तेरी ऐसी की तैसी, भाई होके भाई को डराता है, चुपचाप पिलर के अंदर वापस जा। ये हॉरिफाइंग सीन इतना रियल था कि शाओ चेन को भी अपने हथियारों पर हाथ रखना पड़ गया। करीब आधे घंटे तक सब चुपचाप उस पिलर को घूरते रहे कि शायद अंदर से कोई पावरफुल सॉवरेन किंग बाहर निकलकर उन पर अटैक कर दे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यिंग शियोंग ने फिर से शाओ चेन से पावर उधार ली और कॉशियसली डरते डरते उस पिलर के पास वापस आया। लगता है ये मेरा कमीना रिश्तेदार सच में मर चुका है, चलो इसको पूरा बाहर निकालते हैं, उसने खुद को तसल्ली देते हुए कहा। जैसे ही उसने बची हुई स्टोन स्किन को पील किया, क्रैश की एक जोरदार आवाज हुई। पिलर के अंदर से वो पूरा का पूरा सड़ा हुआ डेविल कॉप्स सीधा बाहर गिरा और सीधा यिंग शियोंग के गले पड़ गया। फक! यिंग शियोंग ऐसे चिल्लाकर उछला जैसे उसे करंट लग गया हो। उस डेविल के ठंडे लंबे ग्रे बाल यिंग शियोंग के चेहरे पर रगड़ खा रहे थे। उसने डर के मारी उस लाश को पूरी ताकत से झटका और वो कॉप्स उड़ती हुई पैलेस के स्टेयर्स पर जा गिरी। ये एक्सट्रीम हॉरर के बीच का कॉमेडी सीन देखकर यिंग शियोंग अपनी हंसी नहीं रोक पाया। ये कंफर्म हो चुका था कि उस पिलर में सच में एक डेविल कॉप्स थी, जिसका मांस एंड फ्लैश तो सड़ चुका था, पर उसकी हड्डियां और बाल वैसे के वैसे थे। ये साफ था कि इस हेवनली पैलेस में हर एक पिलर के अंदर एक पावरफुल मोनार्क जिंदा गाड़ा गया था। इस खौफनाक सच्चाई को देखकर यिंग शियांग का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया।
उसने कांपते हुए बाकी सबको एक बहुत ही डरावनी एंशिएंट लेजेंड बताई। उसने कहा, मैंने सदियों पहले एक अफवाह सुनी थी कि इस एंडलेस डेथ वर्ल्ड के डीपेस्ट पार्ट को छोड़कर एक टाइम पर इस पूरे कॉन्टिनेंट को किसी एक अकेले सुप्रीम एग्जिस्टेंस ने रूल किया था, और उस इनविंसिबल गॉड के सामने जिस भी सॉवरेन किंग ने सर उठाने की कोशिश की वो रातों रात हमेशा के लिए गायब हो गया। ये सुनकर सबकी सांसें ठंडी पड़ गईं। आखिर वो कैसा गॉड लाइक फिगर था जो इन इनविंसिबल मोनार्क्स को पत्थरों में सजाए मौत देता था? तो इसका मतलब हम डायरेक्टली उस सुप्रीम एंसेस्टर के मेन टेरिटरी में आ चुके हैं, स्काई बियॉन्ड हेवन ने सीरियस टोन में कहा। सबने डिसाइड किया कि अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं। वो लोग धीरे धीरे उन मैसिव स्टेयर्स पर आगे बढ़े और मेन हॉल की उन विशाल टाइटली सील्ड स्टेन डोर्स के पास पहुंचे। उन डरावने दरवाजों के अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कोई इनविजिबल आंखें उन्हें लगातार ऑब्जर्व कर रही हों। श्याओ चेन ने आगे बढ़कर अपनी ताकत लगाई और उन हेवी स्टोन डोर्स को पुश किया। एक ऐसी कान फाड़ और डिस्टर्बिंग आवाज आई जैसे हजारों सालों से किसी ने इन दरवाजों को नहीं खोला हो। दरवाजा खुलते ही दोस्तों वहां से एक ऐसी भयानक और डिस्गस्टिंग सड़ी हुई मौत की बदबू आई कि उन लोगों का सर चकरा गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस डार्क हॉल के अंदर लाखों सड़ी हुई लाशें पिछले हजारों साल से रखी हुई हों। लेकिन तभी एक ऐसा टेरिफाइंग सीन हुआ जिससे उनके दिलों की धड़कन रुक गई। फक, शाओ चेन पीछे हटो! यिंग शियोंग अचानक पूरी ताकत से चिल्लाया। उसका चेहरा डर से कंप्लीटली डिस्टॉर्ट हो चुका था और उसकी आंखें स्टेयर्स की तरफ फटी हुई थी। वो डेविल कॉप्स जो हमने स्टेयर्स पर फेंकी थी वो अचानक खड़ी हो गई है और हमारी तरफ देखकर अजीब सा मुस्कुरा रही है। इस अब्रप्ट और अनएक्सपेक्टेड आवाज ने शियोंग चेन, ह्यूमन आउटसाइडर और स्काई बियॉन्ड हेवन को इतना बुरी तरह डराया कि उन्होंने बिना सोचे तुरंत पीछे की तरफ एक लंबी छलांग लगा दी। उनके पीछे हटते ही बूम! एक लाउड धमाके के साथ वो मैसिव स्टोन डोर्स अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो गए। भाई, डेविल से डर नहीं लगता, पर तू ऐसे अचानक चिल्लाएगा तो हमें हार्ट अटैक जरूर आ जाएगा, शियोंग चेन ने गुस्से में कहा। पर यिंग शियोंग अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि उसने सच में उस लाश को खड़े होते हुए देखा था। जब वो सब वापस उस स्टेयर्स की तरफ देखते हैं तो वहां कोई नहीं था। वो डेविल कॉप्स वहां से कंप्लीटली वैनिश हो चुकी थी। सिर्फ ग्रे फॉग की ठंडी हवा वहां घूम रही थी। ये इतना अजीब और खौफनाक था कि सबके दिमाग सुन पड़ गए। उन्होंने इमीडिएटली अपनी डिवाइन सेंसेस से पूरे एरिया को स्कैन करना शुरू किया, लेकिन उस डेंस और मौत के फॉग में उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। शाओ चेन ने अलर्ट होते हुए अपने 27 ग्लोइंग बैटल स्वॉर्ड्स को समन किया और उन्हें फुल स्पीड में हवा में फायर कर दिया, जहां उन्हें एक कोल्ड ऑरा महसूस हो रही थी। छी छी छी! स्वॉर्ड्स हवा को फाड़ती हुई आगे गईं, लेकिन वो खाली हाथ वापस लौट आईं। जो भी चीज अंधेरे में उन्हें स्टॉक कर रही थी वो उनकी पावरफुल सेंसेस को इजीली डॉज कर रही थी। उन्हें अब क्लियर हो चुका था कि इस एंशिएंट पैलेस में कोई इनविजिबल एंटिटी है जो उनके हर एक मूव पर नजर रखे हुए है। उनकी फट के हाथ में आ चुकी थी। उन पावरफुल हाफ एंसेस्टर्स ने फाइनली डिसाइड किया कि अभी अंधेरे में ब्लाइंडली इस पैलेस के अंदर घुसना एक सुसाइड मिशन से कम नहीं होगा। उन्होंने उस मेन हॉल के डोर्स के बाहर ही एक डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाई और वहीं पर बैठकर वेट करने का सोचा। और दोस्तों, यहां एक छोटा टाइम स्किप नहीं आता। इस ग्रे फॉग और टाइमलेस डायमेंशन में वक्त का कोई अस्तित्व नहीं था। 1 साल, 10 साल, 50 साल और देखते ही देखते पूरी 70 साल गुजर गए। ये पूरा सेलेस्टियल पैलेस उस ग्रे फॉग में रैंडम डायरेक्शन में भटकता रहा और ये लोग उसके दरवाजे पर बैठे हुए कल्टीवेट करते रहे। शाओ चेन और बाकी लोगों के पास वो रेनबो कलर्ड सीक्रेट ट्री था जिससे वो एंडलेस एनर्जी ड्रॉ कर रही थी। 70 साल इस डेड साइलेंस में गुजारना किसी भी आम इंसान को पागल कर देने के लिए काफी था, पर इन सुप्रीम वॉरियर्स ने अपनी फोकस नहीं खोई। 70 साल बाद आखिर उन्होंने डिसाइड किया कि और कितना वेट करेंगे, जो होना है सो होगा। उन्होंने वापस से उस भारी भरकम स्टोन डोर पर हाथ रखा और उसको जोर से पुश किया। दरवाजा दोबारा खुला। इस बार उन्होंने दरवाजे को पूरा खुला छोड़ दिया ताकि बाहर की हवा अंदर जा सके। 2 घंटे तक वो उस घुटते हुए डिस्गस्टिंग सड़ंत को बाहर निकालने का वेट करते रहे। जब बदबू थोड़ी कम हुई तब उन्होंने अपने कदम उस डीप एब्सोल्यूट डार्कनेस में रखे। दोस्तों, उस हॉल के अंदर इतना घना अंधेरा था कि उनकी पावरफुल डिवाइन आईज भी सिर्फ 10 मीटर तक ही देख पा रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी प्योर ब्लैक वॉइड यानी मौत की उत्तेजना में चल रहे हों। टैप टैप टैप। उनके कदमों की क्लियर आवाज उस पिन ड्रॉप साइलेंस वाले एंशिएंट हॉल में ऐसे गूंज रही थी जैसे मौत का काउंटडाउन चल रहा हो। वो मुश्किल से थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि अचानक रंबल, एक जोरदार धमाके के साथ जिसे उन्होंने एक्सप्लिसिटली जैम करके रखा था, वो विशाल स्टोन डोर्स उनके पीछे ऑटोमेटिकली और अग्रेसिवली शट हो गए। बाहर से आने वाली एकमात्र ग्रे लाइट भी बिल्कुल गायब हो गई। अब वो पूरी तरह से उस टेरिफाइंग अंधेरे में कैद हो चुके थे। श्याओ चेन ने बिना वक्त बर्बाद किए अपने आसपास अपने 27 सोर्ड्स का डिवाइन ग्लोइंग फॉर्मेशन बना लिया, जिससे थोड़ी सी रोशनी फैली। इस लाइट में यिंग योंग की नजर सामने फ्लोर पर पड़ती है। ओह, तो इसलिए ये सड़ी हुई बदबू आ रही थी, यिंग योंग चिल्लाया। सामने जमीन पर एक हाफ रॉटन कॉप्स पड़ी थी। उस कॉप्स की कुछ हड्डियां वाइट दिख रही थीं, पर उसके ऊपर की मिट्टी और सड़ा हुआ मांस अभी भी इंटैक्ट था। यिंग योंग ने नाक बंद करके एनालाइज किया कि जो बदबू वहां थी, उस हिसाब से ये लाश कम से कम पिछले 1000 साल से यहाँ ऐसे ही सड़ा हुआ पड़ा है। सब लोग केयरफुली उस 1000 साल पुरानी सड़ी हुई लाश के बगल से गुजरते हुए आगे बढ़ने लगे ताकि उस कर्स जैसी बॉडी को टच ना करें। तभी उस डिस्गस्टिंग स्मेल के बीच अचानक उन सबको एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और स्वीट खुशबू आने लगी। ये खुशबू डेफिनेटली आगे वाले अगले हॉल से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौत के इस महल में कोई अमृत छिपा हुआ हो। वहां अगले कमरे में पक्का कुछ डिवाइन और होली रखा है, स्काई बियॉन्ड हेवन ने स्लोली आगे बढ़ते हुए कहा। लेकिन तभी इस टेंस होप फिल्ड मोमेंट को चीरते हुए यिंग शियोंग एक बार फिर से किसी मरे हुए जानवर की तरह चीख पड़ा। वो लड़खड़ाकर पीछे गिरा और डर से कांपते हुए चिल्लाया, फक, पीछे देखो, वो ब्लैक शैडोई फिगर, वो सच में डोर बंद होने से पहले हमारे पीछे पीछे अंदर आ गया है। वो हमारे बिल्कुल पीछे खड़ा है। अब वो शैडो फिगर आखिर कौन है? क्या ये वही सुप्रीम एग्जिस्टेंस है या कोई नया खौफनाक मॉन्स्टर? ये थ्रिलर हम देखेंगे ठीक अगले एपिसोड में। दोस्तों, जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, वहीं से हमारी ये डरावनी कहानी एक सीमलेस मूवी की तरह आगे बढ़ती है। यिंग योंग की उस फटी हुई चीख ने उस डेथली एंशिएंट हॉल में सबका खून जमा दिया था। पीछे देखो, उसके चिल्लाते ही शाओ चेन ने तुरंत अपना सर घुमाया और उसने जो देखा, उसने उसके दिलों की धड़कन 1 सेकंड के लिए रोक दी। उसके बिल्कुल पीछे उसकी पीठ से चिपका हुआ एक ब्लैक शैडोई फिगर खड़ा था। वो बिल्कुल किसी भूत की तरह साइलेंट था। उस फिगर का चेहरा क्लियर नहीं था, पर उसकी आंखों में एक ऐसी भयंकर, सिनिस्टर और रिजेंटफुल चमक थी और उसके होठों पर एक ऐसी अजीब सी मुस्कुराहट थी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। शाओ चेंग, जो हमेशा अलर्ट रहता है, उसने बिना 1 सेकंड वेस्ट किए अपनी 27 ग्लोइंग बैटल स्वॉर्ड्स को समन किया और उस शैडो पर एक डेडली अटैक लॉन्च कर दिया। शी स्वॉर्ड्स हवा को फाड़ते हुए उस डार्क फिगर के आर पार निकल गईं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो स्वॉर्ड्स उस फिगर को टच तक नहीं कर पाई। वो ब्लैक फिगर बिना किसी आवाज के उनके देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो गया और अगले ही पल उनकी स्वॉर्ड्स और स्टोन स्टैचू से निकलने वाली रोशनी भी उस एब्सोल्यूट डार्कनेस में कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गई। वो विशाल हॉल अब इतना पिच ब्लैक हो चुका था कि उन्हें अपने खुद के हाथ तक दिखाई नहीं दे रहे थे। उस डेथली साइलेंस में जहां सिर्फ उनकी धड़कनें गूंज रही थीं, अचानक ह्यूमन आउटसाइडर को अपनी गर्दन पर एक ऐसी ठंडी और बेजान चीज महसूस हुई जिसने उसकी रूह कांपा दी। एक आइस कोल्ड क्लॉ, एक मौत से भरा हुआ पंजा उसकी गर्दन को छू रहा था। उसके साथ ही वहां सड़ी हुई मौत की ऐसी भयंकर बदबू आई कि ह्यूमन आउटसाइडर के पूरे बॉडी पर गूज़बम्प्स आ गए। वो जोर से चिल्लाया। हालांकि वो दिखने में एक छोटे बच्चे जैसा लगता था, पर वो एक सुप्रीम हाफ मार्शल एंसेस्टर था। उसने फौरन अपनी विगरस यांग ऑरा को बर्स्ट किया, जल्दी से नीचे झुका और हवा को चीरते हुए अपना एक स्नो वाइट फिस्ट पीछे की तरफ अटैक में घुमा दिया। उसका पंच किसी डेडली सेबर की तरह उस डार्क फिगर पर पड़ा। फूफ की आवाज आई और वो शैडो फिगर उड़ता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन जमीन पर एक छोटे से नींबू के आकार का सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा गिर पड़ा, जिसकी बदबू इतनी डरावनी थी कि उल्टी आ जाए। ह्यूमन आउटसाइडर शॉक में था क्योंकि उसने स्पेस टेक्निक यूज की थी, फिर भी वो अटैकर बच निकला। और उससे भी बुरी बात, ह्यूमन आउटसाइडर की जेड लाइक उंगली अब तेजी से काली पड़ने लगी थी। ये रॉटिंग कॉप्स पॉइजन था जो इतना खतरनाक था कि एक हाफ एंसेस्टर को भी मार सकता था।
शियाओ चेन और बाकी सब ने तुरंत उसको घेर लिया और अपनी कंबाइंड यांग एनर्जी यूज करके उस काली जहर को फोर्स करके बाहर निकाला, जो जमीन पर गिरते ही एसिड की तरह सिजल करने लगा। अब उन्हें पूरी तरह क्लियर हो चुका था कि ये और कोई नहीं बल्कि वही 1000 साल पुरानी सड़ी हुई लाश थी जो पहले हॉल में मिट्टी में सड़ा हुई पड़ी थी। जब वो लोग वापस उस जगह चेक करने गए तो वहां सिर्फ कॉप्स वाटर के निशान थे, लाश गायब थी। उन्होंने डिसाइड किया कि डर के रुकने का कोई फायदा नहीं, उन्हें आगे बढ़ना होगा। जैसे ही वो लोग दूसरे पैलेस हॉल में एंटर हुए, उन्हें एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट महसूस हुआ। एक तरफ तो वहां हवा में किसी मैच्योर हेवनली ट्रेजर की बहुत ही मीठी और रिफ्रेशिंग खुशबू आ रही थी, पर दूसरी तरफ वहां का टेम्परेचर पहले हॉल से भी 1000 गुना ज्यादा ठंडा और डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी विशाल राक्षस के पेट के अंधेरे में चल रहे हों। तभी यिंगशांग को अचानक लगा कि कोई उसकी गर्दन पर ठंडी हवा फूंक रहा है, पर जब उसने पीछे अटैक किया तो वहां कुछ नहीं था। अब दोस्तों यहां आता है एक एपिक कॉमेडी मोमेंट। यिंगशांग की सटक गई। उसने डरने के बजाय अंधेरे में अपना मुंह आगे किया और खुद जोर जोर से हवा फूंकने लगा। तू मेरी यिंची फूकेगा, मैं तेरी यांगची फूकूंगा, देखते हैं आखिर कौन फूक फूक के मरता है। ये अजीब और बेवकूफी भरा सीन देखकर शाओ चेन और बाकी हाफ एंसेस्टर्स कंप्लीटली स्पीचलेस थे कि इस नमूने को आखिर हुआ क्या है। लेकिन यिंगशियांग की ये कॉमेडी अचानक से एक भयंकर ट्रेजेडी में बदल गई। उस ठिठुरती हुई ठंड में बिना किसी साउंड या एनर्जी वार्निंग के एक आइस कोल्ड डेथ स्पीयर सीधा अंधेरे से बाहर निकला और यिंगशियांग के गले को छू गया। खून की एक धार उसकी गर्दन से बहने लगी। यिंगशियांग तुरंत शॉक में पीछे हटा। जब शियाओ चेन और बाकियों ने अपनी डिवाइन सेंसेस से स्कैन किया तो जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। वहां एक डेथ नाइट एक विशाल और डरावनी नेदर हॉर्स पर बैठा हुआ था। उसकी बॉडी से भयंकर डेथ ऑरा निकल रही थी और उसने रास्ता ब्लॉक कर रखा था। अब यिंगशियांग कोई बेचारा वीक डीमन नहीं था जैसा वो पहले था। रेनबो सीक्रेट ट्री की पावर एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी ताकत बहुत बढ़ चुकी थी। वो गुस्से में चिल्लाया और एक पर्पल लाइट में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसकी बॉडी पर शाइनिंग पर्पल स्केल्स निकल आए और वो एक अल्टीमेट ह्यूमनॉइड किलिंग मशीन बन गया। बूम क्लैंग क्लैंग, यिंगशियांग और उस डेथ नाइट के बीच एक ऐसी एपिक और हाई स्पीड बैटल हुई जहां हजारों क्लैशेस हुए। डेथ नाइट की चार्ज फोर्स एक पहाड़ जैसी थी, लेकिन आखिर में यिंगशियांग ने एक एक्सप्लोसिव पंच मारा जिससे डेथ नाइट हवा में उड़ गया और उसका स्पीयर टूट गया। पर हैरानी की बात यह हुई कि वो नाइट हवा में ही किसी बबल की तरह फुटकर गायब हो गया। कोई स्पेशल टेयर नहीं, कोई एस्केप रूट नहीं, बस पफ गायब। ये अजीब सी निंजा लाइक वैनिशिंग टेक्निक देखकर सबका दिमाग घूम चुका था। उन्होंने उस खाली दूसरे हॉल को पार किया और जैसे ही तीसरे हॉल में कदम रखा, उन पर एक ऐसी इनविजिबल और भयंकर आफत टूट पड़ी जिसके डर से पूरा डेथ वर्ल्ड कांपता है। कर्स ऑफ द अनडेड, यिंग यांग पूरी ताकत से चिल्लाया। उसने सबको वार्न किया कि अपनी सोल्स को तुरंत फर्मली गार्ड कर लें, वरना ये इविल कर्स एक सॉवरेन किंग को भी हमेशा के लिए अपाहिज बना सकता है। तीसरे हॉल के घने अंधेरे में एक बहुत ही डरावना और टेरिफाइंग अनडेड स्पिरिट हवा में फ्लोट कर रहा था, जो लगातार उन पर मेलेवोलेंट स्पेल्स कास्ट कर रहा था। कर्सेस और प्रोफेसी सबसे डेंजरस होते हैं क्योंकि ये सीधा आत्मा पर अटैक करते हैं, लेकिन मुसीबत अकेले नहीं आती। अचानक उनके ठीक पीछे से वही डेथ नाइट अपना नया नेदर स्पीयर लेकर किसी तूफान की तरह चार्ज करता हुआ आ रहा था और उनके साइड से वही 1000 साल पुरानी सड़ी हुई लाश एक सिनिस्टर और डरावनी मुस्कान के साथ बिना किसी आवाज के लीप कर रही थी। ये एक परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड 3-वे डेथ ट्रैप था जहां 1 सेकंड की भी गलती मौत थी। शाओ चेन ने फौरन फ्रंट लाइन संभाली। उसने अपने 27 ग्लोइंग बैटल स्वॉर्ड्स को एक फ्यूरियस फॉर्मेशन में डाला और उन तीनों दुश्मनों पर एक साथ अटैक कर दिया। उसी एग्जैक्ट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में वो ठंडी ब्लेड जैसी अनडेड कर्स की एनर्जी शाओ चेन की बॉडी में घुस गई। लेकिन तभी उसके अंदर मौजूद रेनबो सीक्रेट ट्री ने एक दिव्य वार्म रेडियंस रिलीज की, जिसने उस मौत के कर्स को इंस्टेंटली जलाकर राख कर दिया। वहीं दूसरी तरफ स्काई बियॉन्ड हेवन और ह्यूमन आउटसाइडर के पास सीक्रेट ट्री नहीं था और वो उस कर्स का शिकार होने ही वाले थे कि तभी एक चमत्कार हुआ। उनके पास रखे हुए ऑरेकल बोन मैप्स अचानक ग्लो करने लगे और उन्होंने एक जेंटल डिवाइन पावर रिलीज की, जिसने उस कर्स को उनकी आत्मा तक पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। शाओ चेन की सोर्ड्स ने आखिरकार उस टेरिफाइंग अनडेड स्पिरिट को आर पार छेद दिया। लेकिन दोस्तों, वही हुआ जिसका उन्हें डर था। वो अनडेड, वो डेथ नाइट और वो रॉटन कॉप्स तीनों के तीनों दोबारा से वैनिश हो गए।
ये दुश्मन ना तो मरते थे ना ही डिस्ट्रॉय होते थे, ये सिर्फ रिट्रीट करते थे ताकि दोबारा से अंधेरे में स्नीक अटैक कर सकें। ये रियलाइजेशन उन सुप्रीम बीइंग्स के लिए बहुत ही एग्जॉस्टिंग और फ्रस्ट्रेटिंग था। अगले 2 दिनों तक वो लोग उस तीसरे हॉल में ही फंसते रहे, लगातार उन इमॉर्टल मॉन्स्टर्स के एम्बुश को झेलते हुए। ऑरेकल बोन मैप्स की वजह से उनकी जान बची हुई थी। जब वो चौथे हॉल में पहुंचे तो वहां उन्हें एक ब्लड डीमन का सामना करना पड़ा, जो पूरी तरह से सड़े हुए काले खून से बना था। वो लिक्विड होने की वजह से हर जगह से अटैक कर रहा था। उन्हें अब यकीन हो चुका था कि इस हेवनली पैलेस को इतने पावरफुल और अनकिलेबल मॉन्स्टर्स ऐसे ही गार्ड नहीं कर रहे हैं। इस महल के अंदर पक्का इस यूनिवर्स का कोई सबसे बड़ा ट्रेजर छिपा है। जब उन्होंने चौथे हॉल के मैसिव डोर्स को पुश किया तो अंधेरे और ग्रे फॉग की जगह अचानक एक ऐसी ब्लाइंडिंग और खूबसूरत रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी कि उनकी आंखें चौंधिया गईं। दोस्तों, सीन कंप्लीटली बदल चुका था। वो मौत के अंधेरे से निकलकर एक ऐसी जगह आ गए थे जो बिल्कुल किसी फेरी लैंड, किसी स्वर्ग की तरह लग रही थी। वहां हरे भरे पेड़ थे, अजीब और खूबसूरत पत्थर थे, छोटे छोटे पुल, बहते हुए वाटरफॉल्स और शानदार पवेलियंस थे। ये विश्वास करना नामुमकिन था कि उस मौत की ओशन और डेथली ग्रे फॉग के बीचों बीच एक ऐसी प्योर और लाइवली दुनिया एग्जिस्ट करती है जहां स्पिरिचुअल एनर्जी चमक रही थी। ये एक विशाल और डिवाइन गार्डन था। उनकी नजर फौरन उस गार्डन के बीचों बीच खड़े 3 जाइगैंटिक टावरिंग एंशिएंट ट्रीज पर पड़ती है। ये पेड़ जादे की तरह चमक रहे थे और इनके पत्ते वाइब्रेंट कलर्स में ग्लो कर रहे थे। इन पेड़ों की टहनियों पर इतने सारे फ्रूट्स लदे हुए थे कि उनकी मीठी खुशबू ने पूरे गार्डन को महक से भर दिया था। ओह माय गॉड, ये यिन यांग फ्रूट है! यिंगशियोंग अपनी राड टपकाते हुए चिल्लाया। स्काई बियॉन्ड हेवन ने अपनी ग्रीडी स्माइल के साथ उसको कंफर्म किया। उसने बताया कि जब एक एमेथिस्ट यिन वुड ट्री लगातार 5 लाख साल यानी आधा मिलियन साल तक जिंदा रहता है, तब जाके वो एक यिन यांग ट्री में इवॉल्व होता है। इन पेड़ों पर लगे हुए फल सिर्फ पर्पल नहीं थे, बल्कि उनमें ब्लैक और व्हाइट कलर्स का कॉम्बिनेशन था जो बिल्कुल यिन यांग फिश जैसा लग रहा था। ये अल्टीमेट डिवाइन फ्रूट्स थे। स्काई बियॉन्ड हेवन ने हंसते हुए कहा, हजारों साल पहले मैंने एंसेस्टर गॉड शेन्नोंग के गार्डन से ऐसे फल चुराए थे। आज इतने सालों बाद यहाँ ये दावत देखकर मजा आ गया। ये सुनते ही यिंगशियोंग से रहा नहीं गया। वो दौड़ कर गया, एक फल तोड़ा और उसे बिना चबाए सीधा निगल गया। भाई, इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है, वो कंफ्यूजन में बोला। स्काई बियॉन्ड हेवन ने उसे गाली देते हुए कहा, गधे, तूने उसे पूरा निगल लिया, टेस्ट कहां से आएगा? इनका ये कॉमेडी ड्रामा इस एपिक फेरी लैंड में बहुत ही रिलैक्सिंग लग रहा था। पर तभी शाओ चेन की तीखी नजर उस तीसरे और सबसे विशाल यिन यांग ट्री के नीचे एक छोटी सी चीज पर पड़ी। ये यहां क्या कर रहा है? शाओ चेन के मुंह से हैरानी के साथ निकला। पेड़ के ठीक नीचे एक बहुत ही सिंपल और एंशिएंट स्टोन टेबल रखा हुआ था, जिसके आसपास 2 स्टोन स्टूल्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों पहले कोई सुप्रीम एग्जिस्टेंस उन स्टूल्स पर बैठकर आराम से चाय पी रहा होगा। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग थी, वो थी उस स्टोन टेबल के बिल्कुल बीचों बीच रखी हुई एक छोटी सी स्नो वाइट हड्डी, एक और ऑरेकल बोन मैप। तीनों हाफ एंसेस्टर्स और यिंगजियोंग एक साथ चिल्ला उठे। दोस्तों, ये एग्जैक्टली वही बोन फ्रैगमेंट था जिसके लिए डेथ वर्ल्ड के सॉवरेन किंग्स आपस में खून की नदियां बहा रहे थे। किसी ने क्लियरली इस टेबल पर बैठकर इस ऑरेकल बोन मैप को डीपली स्टडी किया होगा, और फिर जब उसे इसकी जरूरत नहीं रही होगी तो उसने इस अल्टीमेट ट्रेजर को किसी टिश्यू पेपर की तरह वहीं छोड़ दिया। अगर सिर्फ एक पेरिफेरल गार्डन में इतने रेयर यिन यांग फ्रूट्स और ऑरेकल बोन मैप कैजुअली पड़े हुए हैं, तो जरा सोचिए आगे उस सेंट्रल हेवनली पैलेस में आखिर कौन सा यूनिवर्स शैटरिंग रहस्य उनका इंतजार कर रहा है। ये रहस्य हम खोलेंगे आने वाली नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर एपिसोड में। ओ भाई साहब, ये एपिसोड तो सच में रोलर कोस्टर राइड था। एक सेकंड में कॉमेडी तो अगले ही सेकंड में मौत का डर, और आखिर में ये स्वर्ग जैसा गार्डन और एक नया ऑरेकल बोन मैप। आगे का सफर तो और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको ये डेथ डिफाइंग एक्शन और इन हाफ एंसेस्टर्स की नोक झोंक पसंद आई हो तो वीडियो को फटाफट लाइक ठोक दो। आज के लाइक का टारगेट है सीधा 100 लाइक्स। देखते हैं हमारी कम्युनिटी इस 100 लाइक्स चैलेंज को कितनी जल्दी स्मैश करती है।
है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, उस सेंट्रल पैलेस में आखिर कौन बैठा है? क्या वहां कोई जिंदा एंसेस्टर गॉड है? अपनी थ्योरीज नीचे कमेंट्स में लिखो। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग एंड गुड बाय।